हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है ना। बेसिकली ये जो पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक है, जैसे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर ये पेडिग्री एनालिसिस हमारा कोई एक अलग से, जैसे हम बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक है। ठीक है ना। तो ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। पहली बात ये, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भ्रम है या मिसकंसेप्शन समझिए, उनको ऐसा लगता है कि ये अलग से सेगमेंट है। ये अलग से सेगमेंट नहीं है। शुरू से आप जो कुछ भी अभी तक पढ़ते आए हैं उसी को अप्लाई किया जाना। ठीक है ना। उसी कंसेप्ट्स को, उन्हीं बातों को आप अप्लाई करके, पेडिग्री एनालिसिस नाम ही है। पेडिग्री मतलब होता है फैमिली ट्री। पेडिग्री मतलब होता है फैमिली ट्री, यानी कोई एक आपको फैमिली की हिस्ट्री दी रहेगी और उसको आपको एनालाइज करना है और उस एनालिसिस के रिगार्डिंग आपको अपने रिजल्ट को एस्टेब्लिश करना है लास्ट में। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर हमसे हो नहीं पाता है, हमको आता नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस अपने सेगमेंट्स के अंदर। और एक बात और, मैं अपने जो भी मतलब सुनने वाले लोग हैं या देखने वाले लोग हैं उनसे मेरा ये थोड़ा सा, आप जो जो कुछ भी समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या, ठीक है ना, उसको ये जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में, आपको अगर ऐसा कोई स्टूडेंट दिखता है कि जो कुछ करना चाहता है सर, और वो दुनिया भर की बातें हो सकती हैं सर कि सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो बातें ठीक है ना, सेकेंडरी बात है। तो उन तक अगर आप ये जो भी हमारा हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप उसको अगर पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब वीडियो बनाने का मतलब या चीज़ों को ये करने का मतलब ये नहीं कि भाई सामने वाले को सुपरस्टार बनना। सुपरस्टार बनने का कोई यहाँ पे पर्पज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मेरे एफर्ट की वजह से या मेरे किसी मतलब छोटी सी मेहनत की वजह से अगर किसी के जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो हमें लगता है कि एज अ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग वो सबको कोशिश करना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी कोशिश को मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका भी ये थोड़ा सा दायित्व होता है कि आप अगर चीज़ों को देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ें नहीं भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन कम से कम ये बात है कि अगर आप थोड़ा सा, आपको अवेयरनेस है और लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप किसी तक पहुंचा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है ना, जो कुछ करना चाहता है लेकिन ये सारी मतलब ये कुछ कंसेप्ट, अच्छा, तो उनके अंदर अब इतना कॉम्प्लिकेट चीजें हैं कि अगर वो उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करेगा तो फिर वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाता है लास्ट तक। ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि इसको थोड़ा सा मतलब लोगों तक ये पहुंच जाए, जो भी मतलब जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो इसको देख के यहाँ से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि जब मैं अपने खुद के टाइम में प्रिपरेशन में था, तो मुझे क्या ऐसा लगता था, बहुत बार फील होता था ना कि कुछ ये ऐसे टॉपिक हैं हमारे मतलब बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, या मतलब वो लास्ट में नहीं आता है। भाई आधा परसेंट 1% जनता उस तरीके से आपके सराउंडिंग में दिखेगी कि सर जिसको ठीक है उसको आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर बहुत सारा सब कुछ करने के बाद भी उसको ये चीज़ें थोड़ा सा कम क्लियर होती हैं या नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कोशिश है कि उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम, जैसे स्टार्टिंग में हमने कैरेक्टर की बात की थी, तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने का काम किसका होता है? जीन का होता है। ये बात हमने बहुत डिटेल में आपसे बताने की कोशिश करी थी। ठीक है ना। उसके साथ साथ अब हमने ये बताया कि सर जीन के जो वेरिएंट होते हैं, यानी वेरिएंट ऑफ जीन, इनको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? इनको हम कह रहे थे एलील्स कहलाते हैं। अब ये जो एलील है बेसिकली, वो एलील कह रहे हैं कि या तो मैटरनल होंगे या तो पैटर्नल होंगे। मतलब हमें ये पता है कि सर जब जाइगोट बनता है ना, जब जाइगोट बनता है तो आप सोचिए
जाइगोट के अंदर सर दो तरफ का मतलब मैटरनल साइड का डीएनए 23 क्रोमोसोम और पैटर्नल साइड का डीएनए 23 क्रोमोसोम, लास्ट में करें 46 क्रोमोसोम होना है, ठीक है ना। तो ये जो मैटरनल मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सर मैटरनल कितना, तो मैटरनल हम ऐसे कह सकते हैं सर मैटरनल 50%, मतलब मैटरनल और पैटर्नल 50%। तो अच्छा इसी बात को हम कैसे बोल देते हैं आगे चल के कि किसी इंडिविजुअल के जीवन में 50% रोल उनके फादर का और 50% रोल उनकी मदर का होता है, ठीक है ना। तो यहां से मतलब जाइगोट बना होगा सर। अच्छा जाइगोट के अंदर सारा इंफॉर्मेशन आ गया, बोलिए जाइगोट के अंदर सारा इंफॉर्मेशन आ गया, मतलब जो जितने भी कह रहे हैं कि सर जीन या एलील उसको मिलने थे वो गैमेट कह रहे यूनाइट हुए, मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, वो बातें हो गई। अब आगे क्या हुआ है, आगे वो डेवलपमेंट का तरीका है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है मतलब डिवीजन होता गया होता गया होता गया, वहां से आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, या ये जो मतलब आप देखते हैं कि सर जाइगोट एक सेल की तरह बिहेव करता है, वहां से फिर टिश्यू का बनना, ठीक है ना, टिश्यू से फर्दर आर्गन का बनना, आर्गन से फर्दर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर लास्ट में ऑर्गेनिज्म निकल के आता है, ठीक बात है ना। तो ये हमें पता है कि सर किसी इंडिविजुअल के जीवन में 50% उनके फादर का 50% रोल उनके मदर का होता है, ठीक है ना। अब दोनों से कह रहे हैं कि सर 50% 50%, तो उनको मिले क्या बेसिकली, जो मिला पैटर्नल और मैटरनल साइड से उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलील बोलते हैं। और एलील को इकट्ठे हम लोग क्या नाम देते हैं, जीन देते हैं। और जीन क्या करता है, जीन किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या कैरेक्टर डेवलप होते होंगे, मतलब क्या कैरेक्टर डेवलप होंगे बेसिकली, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जीन होता है। एंड जीन, व्हाट इज जीन, जीन इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक सेगमेंट है जो किसी कैरेक्टर को डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना, यहां तक बात सही है। चलिए अब हम अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें ना, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, तो हमें यहाँ पे दो टाइप के कह रहे हैं डिसऑर्डर के बारे में ध्यान में रखना है। एक को बोलते हैं क्लासिकल या क्लासिक डिसऑर्डर। क्लासिक डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर जहां पे मेंडल लॉ, मेंडल्स लॉ फॉलो, मतलब क्या हुआ, मतलब जहां पे मेंडल का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होगा, उसको हम बोलते हैं सर क्लासिक डिसऑर्डर। अनक्लासिक डिसऑर्डर में जो इनहेरिटेंस होगा कैरेक्टर का वो मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। अभी हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा आराम से। अच्छा क्लासिक डिसऑर्डर के अंदर अब देखिए ये हमारे पास कह रहे हैं सर ऑटोसोमल रिसेसिव, पहली कंडीशन होगी ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। मतलब ऑटोसोम, अब समझिए जैसे हमने पिछले पिछले लेक्चर में बात किया ना कि ऑटोसोम, अगर एक इंडिविजुअल के जीवन में बात करें हम तो उसके पास कितने ऑटोसोम होते हैं सर, 22 पेयर, या नंबर पूछें तो सर 44, यानी वो जो 44 कह रहे हैं कि सर ऑटोसोम है, उनसे एसोसिएटेड अगर कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकती है या वो ऑटोसोम के डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंदर देखिए एक्स लिंक्ड रेसेसिव और दूसरे नंबर पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए सर, हमारे पास देखिए हमारे पास दो ही कैटेगरी है, एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम पे कह रहे हैं कि सर बीमारी, ऑटोसोम पर बीमारी कह रहे हैं रेसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है या वो डोमिनेंट फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। एक्स लिंक्ड कह रहे हैं कि डिसऑर्डर होंगे तो उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा सर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन हो सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है। अनक्लासिक डिसऑर्डर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा एनसीईआरटी अगर करेंगे तो वहां आपको मिलता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनल लेवल पे लगता है कि एक मतलब प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को या +2 के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इस इनहेरिटेंस को नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसको क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारे पास, करें कि जेनेटिकल डिसऑर्डर कितने टाइप के हो गए सर, दो टाइप के,
क्लासिक डिसऑर्डर किसको बोलेंगे, जहां पे मेंडल लॉ फॉलो होता है। अनक्लासिक डिसऑर्डर जहां पे मेंडल लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, क्लासिक डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना इन्हीं के बारे में है, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है, ये बहुत बेसिक कह रहे हैं कि अब आप चल रहे हैं पेडिग्री को एनालाइज करने, तो पेडिग्री के अंदर बेसिकली बातें लिख के आपको नहीं दी जाती हैं। सबसे पहले जरूरी ये बात, पेडिग्री के अंदर आप बातें आपको लिख के नहीं दी जाएंगी। पेडिग्री में आपको दिया जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हो गया, अक्सर चीजें हमें सिंबल के फॉर्म में दी रहेंगी, तो सिंबल को पहले आपको रीड करने आना चाहिए ना कि कौन सा सिंबल क्या है, किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा आपको ये सर्कल मिलेगा ना, गोला, खाली सर्कल ही होगा, ठीक है ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपको ऐसा डब्बा मिलेगा स्क्वायर जैसा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना। चलिए अब कह रहे हैं कि सर ये सर्कल को आपने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। सर्कल दिया रहेगा ना, लेकिन उसमें कुछ आपको ऐसा कलर उसमें भर के देंगे, हमने यहाँ पे भरा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली ये कुछ ऐसा होगा, मतलब आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा पूरा, मतलब ऐसा ऐसा रंग होगा पूरा ना, तो इसको बोलते हैं, ऐसा सर्कल आपको दिया जाएगा तो ये अफेक्टेड है। अब ऐसे ही इसको आप रंग लेंगे, रंग नहीं रहे, ठीक है ना, तो वो अफेक्टेड की कंडीशन में आता है। अच्छा, अब अगर हम कैरियर की बात करें, कैरियर की बात करें, तो जैसे देखिए, जैसे ऐसा कह रहे हैं कि आपको सर्कल दिया जाएगा, उसमें आधा आपको शेडेड होगा ना, तो वो फीमेल हो जाएगी और ये मेल होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑटोसोमल कंडीशन के अंदर कह रहे हैं, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो कैरियर कंडीशन होती है, ये कह रहे हैं मेल होगा तो ये ऐसा होगा, सॉरी मेल होगा तो वो ऐसा होगा, फीमेल होगी तो वो ऐसी होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, ऐसे आपको कह रहे हैं कि एक ऐसा सर्कल दिया जाए और बीच में ऐसे डॉट लगाया जाए, इसको बोलते हैं, ये कैरियर है। कैरियर के साथ साथ और क्या ध्यान में रखना है, कैरियर फीमेल, किसको रिप्रेजेंट करता है कैरियर, फीमेल को। और ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के लिए ये बातें करी जाएंगी, ठीक है ना। अभी आगे हम और बढ़िया से इसके बारे में आपको बताएंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, दूसरा स्क्वायर है, मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सर ये फीमेल है, ये मेल है। अब इनके बीच में ऐसे कह रहे हैं कि एक सिंगल लाइन से दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन दिखाती है मैरिज को, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मैरिज, यानी शादी करा दी गई फीमेल की इस मेल के साथ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन कंसेग्युनिस मैरिज। नॉन कंसेग्युनिस मैरिज का मतलब होता है, जैसे देखिए ये जो फीमेल है और ये मेल है, इनका आपस में कह रहे हैं कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना, यानी फैमिली ट्री इनकी कहीं से मैच नहीं करती है, तो इस टाइप के मैरिज को नाम दिया जाता है कंसेग्युनिस मैरिज। और अगर आपको ऐसा लाइन लिखा हो, मतलब ये सर्कल और यहाँ पे स्क्वायर, इनके बीच में ऐसे दो लाइन खींची हो, तो इसको बोलते हैं कंसेग्युनिस मैरिज। कंसेग्युनिस मैरिज का मतलब होता है मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स, ठीक है ना, मतलब रिश्तेदारों में शादी हो जाए। अब रिश्तेदारी कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, वो पैटर्नल मैटरनल रिश्तेदारी, ठीक है ना। तो ये डबल कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको डंडा दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं कंसेग्युनिस मैरिज। नॉन कंसेग्युनिस मैरिज मतलब कह रहे हैं कि इनमें इनमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगा, इनमें इनमें कह रहे हैं ब्लड रिलेशन हो सकता है सर, ठीक है। तो पहले आपको ये कह रहे हैं सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे हमने दो बातें और यहाँ दिखाने की कोशिश करी है, यहाँ से कुछ आइडिया लगाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम अब ऑटोसोम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोम की, तो ऑटोसोम में दो कंडीशन हो सकती है, ऑटोसोम में दो कंडीशन हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर ऑटोसोमल
देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में अगर एलील प्रेजेंट है, देखिए तो अगर ये ऐसे होता, सोचिए अगर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लीजिए कि ये सर ऐसे होता, तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता कि ये सर नॉर्मल ऑटोसोम है, ये क्या है नॉर्मल ऑटोसोम। अब यहाँ पे हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब होता है म्यूटेंट फॉर्म, स्मॉल एम मतलब होता है म्यूटेंट फॉर्म। अच्छा देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है ना, कि अगर सर वो बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को फॉलो कर रही होगी, वो बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को फॉलो कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली ये कह रहे हैं कि सर ये जो कंडीशन है ये बीमारी की कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक देखिए एक ऑटोसोम क्या है अभी भी नॉर्मल है, अगर एक म्यूटेंट हो भी गया तो दूसरा ऑटोसोम से काम चल जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं कि ये सर ये ऑटोसोम हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और इसके साथ साथ ये कैरियर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरियर को, ठीक है ना। अच्छा देखिए नीचे क्या है, नीचे दोनों ऑटोसोम कह रहे हैं, देखिए नीचे हमारे पास दोनों ऑटोसोम म्यूटेंट फॉर्म में हमने दिखाया है। तो अच्छा दोनों अगर म्यूटेंट हो गए तो फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन तो नहीं हुई, हेट्रोजाइगस कंडीशन तो नहीं हुई। एक जैसे हो गए मतलब क्या, होमोजाइगस, एक जैसे मतलब होमोजाइगस। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है ना कि अगर ऑटोसोमल रेसेसिव कह रहे हैं कोई बीमारी है तो वो जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में एलील आएंगे तो उस कंडीशन में वो इंडिविजुअल क्या होता है, वो सर बीमार होता है। यहां तक सही है, यहां तक सही है, यहां तक सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये मजेदार है, देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट क्राइटेरिया से बिलोंग करेगी, ठीक है ना, तो वो एक भी ऑटोसोम के ऊपर आ गई, एक भी ऑटो, अच्छा डोमिनेंट का क्या मतलब होता था आप याद करिए, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता था सर, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ होंगे तो कैपिटल टी क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। कैपिटल टी क्या करता था, डोमिनेट कर जाता था, और वो स्मॉल टी का जो इफेक्ट होता था उसको मास्क कर देता था। बोलिए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर अगर एक भी, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे कुछ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है, ठीक है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी के अंदर आप इस बात को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कंडीशन के लिए देखिए ये वाला जो है ना, ये म्यूटेंट इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, सॉरी डिपेंड नहीं कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सर अगर ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा और म्यूटेंट कंडीशन में अगर बीमारी पैदा हो रही है तो वो तो बीमार कर देगा। बोलिए, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये जो होमोजाइगस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन हम सोचें तो फिर ये क्या होगी सर, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां जब होती हैं लोगों को तो उसमें क्या देखा गया है कि ये सर अगर दोनों पे है ना, दोनों पे है मतलब ये है कि अब ये जो इंडिविजुअल है ना इसका सर्वाइवल ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। उसको आप पेडिग्री चार्ट, मतलब पेडिग्री चार्ट के अंदर आप उसकी स्टडी तब कर सकते हैं ना जब वो कह रहे हैं कि जब वो पैदा होगा। इसको हमने क्या लिख रखा है, डाई इन यूटेरो, मतलब वो अपने मदर के इंट्रा यूटेराइन पीरियड में ही दम तोड़ देता है बच्चा, जो भी इंडिविजुअल मेल फीमेल होगा, ठीक है ना, वो वहीं पे कह रहे हैं कि क्या हो जाता है उसका, ठीक है ना, खात्मा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली ये कंडीशन आपको पेडिग्री के अंदर बहुत नहीं सोचना है, ठीक है ना, पेडिग्री के अंदर इसको बहुत ज्यादा हमें नहीं सोचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अब जब सर आपको पेडिग्री दिया जाएगा, पेडिग्री चार्ट कोई दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल आउट टेक्निक। क्या नाम देते हैं इसको, रूल आउट टेक्निक। तो रूल आउट टेक्निक क्या कहती है कि देखिए आपको ऐसे रैंडम अगर आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो सकता है। तो आप बारी बारी से आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा जब आप थोड़ा सा जैसे इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको दुनिया भर की बातें करते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा है, लेकिन वो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं
उनके साथ समस्या क्या है कि वो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको बाई चांस कह रहे हैं सर अप्लाई हो गई, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक का? भाई शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक हमारे किस काम की जो हमारा क्वेश्चन ही गलत करवा दे? तो शॉर्ट ही होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें पहले कह रहे कि पहले अगर हम बेसिक तरीके पे जाते हैं और बेसिक तरीके सीखने के बाद फिर हम थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस चीजों की कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% आंसर तक पहुंचेंगे। इसलिए हमें क्या बताया जाता है स्टार्टिंग से ना कि हमारा बेसमेंट कह रहे हैं बहुत अच्छा होना चाहिए सर। अगर आपके बेसिक्स खराब हो जाएंगे फिर आगे का कह रहे हैं कि आपका माहौल बहुत अच्छा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। देखिए तो रूल आउट टेक्निक क्या कहती है कि सबसे पहले आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को चेक करिए। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को चेक करिए। अगर वो फेल हो जाता है मतलब उसको आप रूल आउट कर लेते हैं, फिर आप ये चेक करिए क्या ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की कैटेगरी में तो नहीं आता है। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में पहले आपको क्या चेक करना है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जांपल तो नहीं है ये, या एक्स लिंक्ड, इसमें कह रहे हैं रेसेसिव भी एलिमिनेट हो जाता है तो आप किस पे आएंगे? डोमिनेंट पे आएंगे। नेक्स्ट है ऑटोसोमल रेसेसिव, और सबसे लास्ट में क्या चेक करना है आपको? ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या चेक करना है आपको लास्ट में? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है ना। तो इसमें आपको रूल आउट कैसे करना है? पहले माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ये पैटर्न देखना है, नेक्स्ट एक्स लिंक्ड में रेसेसिव फिर डोमिनेंट, फिर ऑटोसोम में रेसेसिव फिर डोमिनेंट। अब इसमें क्या होगा कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सर सब स्टेप बाय स्टेप चेक करना ही होगा। अब पता चला कि सर वो जो पेडिग्री आपको दी गई वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जाम्पल है, तो आप जैसे ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव के हिसाब से आप उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वो उसको पूरा फॉलो कर जाएगा। तो हम आइडिया वही लगा लेंगे, फिर हमें यहाँ ऑटोसोम में और मतलब ऑटोसोम के रेसेसिव में डोमिनेंट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखते ही चीजों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं सर कि अच्छा ये ऐसा है तो इसको ऐसा होना पड़ेगा, ये है तो इसको ये होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ठीक है ना।